चलें क्लास दोबारा से आ जाएं बोर्ड की तरफ। ओके, सो इस वीक 8 वाली प्रेजेंटेशन के अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास जो था वो था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जिस तरीके से किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हमारे पास किसी भी एसेट की वैल्यू गिरती है, डेप्रिसिएशन होती है, उसी तरीके से पैसा भी अपने आप को क्या करता है। कहाँ है रिमोट, कहाँ है? अभी मिल गया था ना। अच्छा ये रहा। Okay, the time value of money is the concept that money available today is worth more than the same amount in the future due to its potential earning capacity. हाँ जी, कहाँ था मैं? अलीशा क्या था ये? वैल्यू कैसे गिरेगी? मेरे पास कल भी 100 रुपीज पड़े हुए थे, वैसे ही दिख रहे थे, आज भी वैसे ही दिख रहे हैं। Okay, okay, good, good, shabash. This is because money can be invested or earn interest over the time. Factors like inflation and opportunity to generate returns on investment make a present sum of money more valuable than an equivalent sum in the future. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो भी आपके पास सरमाया पड़ा हुआ है वो पैसे की फॉर्म में है, सो पैसे की फॉर्म में उसके ऊपर दो फैक्टर्स अप्लाई होंगे आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के अंदर। पहला तो ये या कि वो अपनी वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, गिरा देगा। और वो क्यों करेगा कि आप उस पैसे को संभाल के रख देंगे, छुपा देंगे। वो क्या करेगा, ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अपनी वैल्यू को गिराएगा। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि इकोनॉमिकली इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। कल जो चीज उसको 1 लाख रुपए में मिल सकती थी, आज वही चीज उसको 1 लाख 20, 30, 40, 50 में मिलेगी। तो फिर क्या होगा, वो 1 लाख रुपए उसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से डी वैल्यू हो जाएंगे। और इसी के साथ एक और बंदा अगर उस पैसे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को नजर में रखते हुए इन्वेस्ट करता है किसी भी जगह पर और उससे अच्छे रिटर्न्स भी ले लेता है, तो इन स्पेसिफिक फ्यूचर उसके साथ क्या होगा, डेफिनेटली वो अपने उस पैसे को बढ़ा चुका होगा जो उस वक्त था। और मे भी हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा ही बढ़ा चुका हो, जितना वो आने वाले पीरियड में उसको ज़रूरत पड़ेगी उससे ज़्यादा ही वो अपने पास बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये दो तरीक़ेकार होते हैं। अब इन्वेस्ट करना हर एक को नहीं आता, ठीक है, कैसे कहाँ कब कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पूरी एक समझ लें कि इसके ऊपर एक पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन तैयार की गई है। पूरे कोर्सेज यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है, वाई इन्वेस्ट, व्हेन इन्वेस्ट, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। तो ये अगर आप में से कोई करना चाहता है, किसी के पास पैसे हैं, सो इन्वेस्टिंग की तरफ कोशिश कीजिएगा कि जो हलाल इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे देखिए। मैं तो खास तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि एक बिजनेस करें अपने सामने होता हुआ खुद से, तो वो आपको ज़्यादा एक अच्छा कॉन्सेप्ट देगा कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर सकते हैं यानी या उसको बूस्टअप कर सकते हैं, जिसके ऊपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे जुमरे में अप्लाई होगी। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज फंडामेंटल इन फाइनेंस। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बहुत फायदा देने वाला फाइनेंस के अंदर। एंड हेल्प्स इन कंपेयरिंग एंड इवेलुएटिंग कैश फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द टाइम। और ये चीज देखने में भी मदद देता है कि कैश फ्लोज कब कितने कहाँ कैसे हुए थे डिफरेंट टाइम जोन के अंदर। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अब ये सारी चीजें आपस में रिलेट करती हैं, इसी वजह से यहाँ आपके कोर्स का हिस्सा बनाई गई है। जब आपको एक चीज़ पढ़ाई गई है उसके साथ दूसरा टॉपिक पढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर आपस में लिंक मौजूद है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। सो आपको इन सारी चीज़ों को जोड़ना है और ये देखना है कि एक स्पेसिफिक बिजनेस के अंदर किस पॉइंट के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं। तो फिर आपको इस कोर्स के अंदर इस टॉपिक का मकसद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो मेरे पास प्रेजेंटेशन थी गाइज यहाँ पे रैपअप हो गई। और अब मेरे पास जो है वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आएगी जो कि है मेरे पास वीक 9 की। इसको ऑन करते हैं और जल्दी से मैं आपको इसका एक ओवरव्यू देता हूं।
Some important and common terms using in accounts and finance. This time week 9. Okay. What are income statements? Income statement क्या होते हैं guys? अभी तक के लिए ये समझ लो कि जितना अकाउंट्स एंड फाइनेंस आपको पढ़ाया था, अगर सबको एक ही धागे के अंदर पिरो के इस कागज के अंदर पिरो दो तो वो क्या बन जाएगा? वो इनकम स्टेटमेंट, यानी कि उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग शामिल होने वाला है. ठीक है. अब देखो, इनकम स्टेटमेंट आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स. इनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है. देखो, इतनी सारी हम चीजें अगर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में कर रहे थे, सो अल्टीमेट गोल ये था कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ. ये दो चीजें थी बस. और देखो आखिर में आके ये भी वही बात कर रहा है कि भाई यही दो चीजें हैं जिनके लिए आपकी इतनी सारी जद्दोजहद करते होते हैं. स्टेटमेंट्स आर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दैट समराइज अ कंपनीज रेवेन्यू, जो कंपनी के रेवेन्यू को बताती है, समराइज करती है. एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके खर्चे. एंड प्रॉफिट्स ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, टिपिकली क्वार्टरली और एनुअली. क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? 4 महीने बाद, सॉरी 3 महीने बाद. एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कितने महीने बनते हैं? तो क्वार्टरली ऑडिट जो होता है वो 3 महीने का होता है, और एनुअली जो होता है या वो क्या होता है? पर एनम, सालाना, 1 साल का होता है. ठीक है. टिपिकली क्वार्टरली और एनुअली दे प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, पैसा आया गया कितना, लॉस प्रॉफिट, इस सब का स्नैपशॉट देती है. स्नैपशॉट का मतलब सारी सूरत हाल वाजे करती है कि भाई क्या चल रहा है, चल क्या रहा है. जब आप ये पूछते हो ना किसी से क्या हो रहा है, उसका जवाब इसके अंदर मिलेगा आपको कि क्या हो रहा है. ठीक है. परफॉर्मेंस एंड क्रूशियल फॉर असेसिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए भी बहुत अहम कागज साबित होता है आपका ये इनकम स्टेटमेंट. द इनकम स्टेटमेंट फ्लोज अ बेसिक फार्मूला. एक बेसिक फार्मूला के साथ चलता है. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू योर नेट इनकम. ठीक है. रेवेन्यू क्या होता है? हमने कितना सारा कमाया. ठीक है. माइनस एक्सपेंसेस क्या होता है? उसमें से खर्चा कितना था. अब मैंने कमा तो लिया महीने का लाख रुपए, अब उसमें मुझे पता लगा कि यार 30-40 हजार रुपए का तो मेरा पेट्रोल और खाना पीना लग गया. अब कितने पैसे रह गए? नेट इनकम. सेम है, इसी तरीके से हमारे पास यही मिसाल अप्लाई होती है किसी भी एक गुड के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, और वो चली जाती है इनकम स्टेटमेंट के बजाय प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर. यानी कि जिसको हम प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. यही मिसाल जो भी मैंने दी ये उसके अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम प्रॉफिट भी कह रहे हैं आगे. ठीक है. की कंपोनेंट्स इंक्लूड इन इनकम स्टेटमेंट. कौन कौन से की कंपोनेंट्स है भाई? रेवेन्यू है. रेवेन्यू क्या होता है? आगे लिखा हुआ है. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लिखा हुआ है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं. नेट इनकम क्या होती है? सब कुछ निकाल नकूल के जो पैसे बच जाते हैं हमारे पास जेब में, वो हमारी नेट इनकम होती है. और वो कौन ले लेता है? घर वाले. उसके बाद इनकम स्टेटमेंट्स हेल्प स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर क्या होता है गाइस? एक मिनट. आज मैं पूछना चाहूंगा, नाम मैं भूल गया. नाम क्या था? मुश्ताक, सॉरी मुश्ताक अखियां, बताओ मुश्ताक, स्टेक होल्डर कौन होता है? रिजवान, स्टेक होल्डर कौन होता है? शहजादे, स्टेक होल्डर, आप बिजनेस करते हो, बिजनेस के अंदर जो जितना भी माल होता है वो किसका होता है? आपका या किसी और का? आपका अपना होता है, तो आप उसके लिए क्या हो? आप समझ में आई? बस. हाँ भाई, स्टेक होल्डर क्या होता है? जवेरिया, तुम्हारे पास क्या है जिसकी तुम स्टेक होल्डर हो यहां पर? मोबाइल. उससे बिजनेस तो नहीं कर रही हो ना? वो आपका एसेट है. स्टेक होल्डर के लिए क्या मिसाल होना जरूरी है? सही है. समझ में आया? नहीं आया तो हमारे से पूछ लेना दोबारा, ये बता देगी. मुझे भी नहीं आया. अच्छा. अच्छा, मुझे आ गया, मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसी. इनकम स्टेटमेंट हेल्प स्टेक होल्डर सच एज इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट.
एनालिस्ट कौन होते हैं? जो किसी भी डेटा के ऊपर अपने बड़े होने का एहसास करवाते हैं आपको कि भाई हम हैं, एक मिनट रुको हम बता रहे हैं तुम्हें, ऐसे नहीं ऐसे, वो एनालिस्ट होते हैं सारे, ठीक है। एज अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ में, उसकी परफॉर्मेंस में, एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, उसके बढ़ने की कुवत में, ठीक है। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? क्या होता है ये? मैं सीधा सीधा मार्केट जाऊंगा, मैंने खान साहब से एक चप्पल ली 1000 रुपए की, खान साहब को चप्पल पड़ी थी 700 में, उसने मुझे कितने की दी? 1000 रुपए की। खान साहब ने उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया? 300 रुपए। वो 300 रुपए खान साहब के लिए क्या है? 50 रुपए का रिक्शे का किराया भी लगा था उनको लाने का, 20 रुपए की चाय भी पी थी। अब कितने पैसे रह गए? कितने पैसे कटेंगे उसमें से? दो। कितने पैसे कटेंगे? 70 रुपए। 70 रुपए माइनस करो, कितने पैसे रह गए? 230। उनका क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट इनकम बनेगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन बनेगी। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या बनेगी? जब तक खर्चे को बाहर नहीं निकाला जाता। अब समझ में आ रही है? तो खर्चे को बाहर ना निकाल के आप कभी भी ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने इतना सारा मुनाफा कमाया। वो इतने सारे मुनाफे में से आपके पास क्या क्या चीजें हैं? आपके एक्सपेंसेस भी हैं। तो जब किसी की नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होगी तो तभी उसका मतलब उसका बिजनेस अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से अपने बिजनेस को देख रहा होगा तो उसका मतलब मोए मोए पागल हो गया, वो उसने अपने बिजनेस को खत्म कर दिया, बर्बादी की राह में धकेल दिया। अब यहां पे आओ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक दैट रिप्रेजेंट्स the percentage of revenue a company is retain after deducting the cost of goods sold, COGS, मतलब cost of goods sold, ठीक है। cost का मतलब पैसा, good का मतलब चीज, of का मतलब का, और sold का मतलब बेचे जाने वाली चीजों की क्या? cost। वो क्या होती है? cost of goods sold, उसका पैसा। it's calculated as revenue minus COGS, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, हाँ डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ये इसका फॉर्मूला है। एंड इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी। चुप हो जाओ भाई प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं गला फाड़ने का। सबके चेहरों पे 12 बजे हुए थे, मैंने कहा समझा देता हूं दोबारा से एक बार। गलती कर रहा हूं शायद, लगता है मैं, अब मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बातें ही बातें, अब मैं और क्या बोलूं। ऐसी ही है ना आयशा? अभी भी आप हंस रही हो, मैं आपको ही देख के बात कर रहा हूं। A company's production or procurement process, a higher gross profit margin indicates better profitability in covering the direct cost of goods or सर्विसेज, ठीक है। तो ये जितना भी मैंने आपको मिसाल, जी बोलो। प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब है दोबारा से बनाए जाना, तैयार करना, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस। हायर प्रॉफिट मार्जिन इंडिकेट्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करेगा हमेशा। इन कवरिंग द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके अंदर आप गुड्स भी कवर कर लेंगे और अपनी सर्विसेज को भी बेहतर कर सकेंगे। जितना अच्छा कमाएंगे उतना अच्छा सामने वाले कस्टमर को आप सर्व कर सकते हैं, ठीक है, उतना उसको खुश कर सकते हैं। आप कस्टमर से ही नहीं कमा पा रहे हो, आपकी अपनी वांट्स पूरी नहीं हो रही, तो कस्टमर क्या बोलेगा? गद्दी, सोफे की गद्दी ला के लगाओ, मैं उस पर बैठूंगा। अरे चल वे पीछे हो, कमा के तो देता नहीं है मुझे, तुझे सोफे की गद्दी पे बैठाऊं मैं, इसी प्लास्टिक वाली चेयर पे बैठ, ठीक है। सो ये प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी। ये क्यों बड़े बड़े ब्रांड्स जिनके पास आप जाते हैं, मैकडोनल्ड्स, KFC, इनके क्यों इतने ज़्यादा लोग रिव्यूज़ दे रहे होते हैं? क्या ये क्यों ब्रांड्स इतने ज़्यादा मेजर किए जाते हैं आगे पीछे? इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम क्या होती है? हाई। बर्गर कितने का होगा? 300 रुपए का। कितने चार्ज करेंगे? सुन लो, कितने का होगा? एक्चुअल वैल्यू में 300 का। एक जिंगर का पीस, एक सड़ा हुआ वो, ऊपर 2 बर्गर, 4 फ्राइज दे देंगे, कितने का होगा? 300-400 का। चार्ज उसके लिए कितना कर रहे हैं?
700 600 एक बर्गर का, तो वो सारे पैसे कहां जाते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, तो उसी प्रॉफिटेबिलिटी से वो आपको माहौल देते हैं और आप खुश हो जाते हैं और आप अगेन जाते हैं। साइकोलॉजी समझ में आ रही है? ये है। ठीक है, ये समझाना चाह रहा था। बर्गर की तो ही नहीं कर रहा, मैं भी खाता रहता हूं, तो बर्गर की तो ही नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा जी। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट, मैंने समझाया था ये प्रॉफिट मार्जिन। नेट नेट समझाया हुआ है या ग्रॉस समझाया है अभी? अच्छा, वो वही मिसाल रिवाइंड करो थोड़ी सी। 270 रुपए कितना है? सॉरी, 230 रुपए कितने हैं? नेट प्रॉफिट मार्जिन है। 70 रुपए निकल गए, वो ग्रॉस के थे, वो मिलाते तो ग्रॉस, वो हटा दो तो नेट। चलो ये भी कवर अप हो गया। अब 52 हो रहे हैं भाई, अभी 8 मिनट और हैं। अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, कल प्रेजेंटेशन होगी ना, तभी मैं आज पढ़ा के जान छुड़ा रहा हूँ, ताकि आप जाओगे तो आपको तैयारी करने में भी आसानी होगी। फिर आप बोलोगे सर असल में वो एक्चुअली वीक 10 आपने पढ़ाया नहीं था, तो वो रह गया था, तो वो हमने तैयारी भी असल में नहीं की थी, तो उस वजह से थोड़ा सा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली जो है बीच में से निकल जाए। अच्छा जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात है टोटल। ठीक है, बहुत आसान सा है टॉपिक, बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा इसको भी मैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट को देखो भाई। जो चीज़ आप बेचने के लिए अपने बिजनेस में लाते हो और आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके पास बिकती रहे, बिकती रहे, बिकती रहे और आपको प्रॉफिट देती रहे, सो उसके बेचने से अमल से पहले उसको संभालना या उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो वो चीज़, वो सारा का सारा प्रोसीजर आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सारा इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग एंड कंट्रोलिंग अ कंपनीज स्टॉक ऑफ गुड्स। जो चीजें वो बेचती है उसका स्टॉक अगर वो मैनेज करती है, सो क्या होगा? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगा। इट इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज ऑर्डरिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग इन्वेंट्री विद द एम ऑफ इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल व्हेन नीडेड। जब आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल, जब आपकी प्रोडक्ट्स नीडेड हैं, कस्टमर ने मांग ली और आपने पीछे मुड़ के देखा कि वो तो है ही नहीं, तो क्या होगा? मोए मोए बाद में होगा, कस्टमर पहले भागेगा। ठीक है, कस्टमर के पास टाइम नहीं है, उसके पास एक ही चीज है, चीज दो, पैसे लो, जान छोड़ो। ठीक है, कस्टमर यही चाहता है। आप भी किसी दुकान पे जाते हैं, खड़े होकर गपशप लगाएंगे, चीज लेंगे और फटाफट निकलेंगे, किसी के पास टाइम नहीं है ना। तो कस्टमर क्या मांगता है? अपनी चीज आपने उसको दे दी अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मुताबिक, सो वो हमेशा आपके पास आएगा। और अगर आपने एक दो दफा लैग किया तो फिर वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। जब कयामत में सारी दुकानें बंद होंगी, आपकी खुली हुई तो शायद आपके पास आ जाए, उसके अलावा वो आपके पास नहीं आने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। विद द एम ऑफ इंश्योरिंग प्रोडक्ट्स एंड अवेलेबल व्हेन नीडेड व्हाइल मिनिमाइजिंग excess stock and associated cost, effective inventory management is crucial for business to meet customer demand, avoid stock outs and optimize resources utilization. आमतौर पे फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था, ये वो टॉपिक है जो किसी एक स्टोर कीपर को अच्छे से समझना पड़ता है। ठीक है, जब वो स्टोर में होता है, सो आमतौर पे सारी की सारी इन्वेंट्री स्टोर में ही मैनेज की जाती है। बाहर खत्म होगी डिस्प्ले से, स्टोर के जरिए से मंगवाई जाएगी। स्टोर वाला बताएगा कि भाई ये नहीं है, सो वो पहले ही मंगवा के रख ली जाएगी। अगर एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, और अगर वो माड़ा मोटा बिजनेस है, खराब जा रहा है, तो फिर क्या होगा? इन्वेंट्री नहीं, सो बिजनेस नहीं, बिजनेस नहीं तो फिर वो जो बंदा बैठा हुआ है स्टोर में, उसकी तनख्वाह भी नहीं। जब तनख्वाह भी नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है, सो उसको ये चीज सीखनी है, तो वो सीखेगा तो काम करेगा तो काम होगा। आगे जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसीजर कौन कौन से, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। डिफाइन इन्वेंट्री पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज को डिफाइन करें अपने स्टाफ के पास। कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है तुमने, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या मांगता हूं तुमसे एज अ बॉस, आपने कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको पढ़ो और इसी के मुताबिक अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास सेट रिकॉर्डर पॉइंट्स। ओ सॉरी, मैं देख रहा था आपका ध्यान है या नहीं। सेट रीऑर्डर पॉइंट्स, रीऑर्डर पॉइंट्स का मतलब क्या है? क्या, किसकी लिमिट?
जी, स्टॉक की मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग को मेजर किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या, आप कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। यहां पर अपने स्टॉक के अंदर आप उन चीजों को कैटेगरी ए पे रखते हैं जिनकी सेल्स बहुत ज्यादा है, उनको बी पे रखते हैं जिनकी सेल्स बहुत ज्यादा वाली से कम है, और सी पे या डी पे या ई एफ पे उनको रखते हैं जिनकी सेल बहुत ही कम है। जो हफ्ते में कोई एक बंदा या महीने में कोई एक बंदा लेके जाता है तो हमने सबसे कोने पे रखा हुआ है उसको, लेकिन रखा हुआ है, ये नहीं कि है ही नहीं। ठीक है, सो जो सबसे ज्यादा बिक रहा है वो सबसे फ्रंट पे डिस्प्ले के अंदर और सबसे ज्यादा स्टॉक में अवेलेबल होता है, वो एबीसी एनालिसिस के अंदर आएगा। नेक्स्ट, यूटिलाइज इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर भी आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी नहीं आता तो फिर आप एडवांस सीआईटी के अंदर एक्सेल को सीख के उस पर भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये तमाम फार्मूलाज आपको सिखा दिए गए हैं, अप्लाई करने वाले और उसमें से डेटा के ऊपर काम करने वाले, रिजल्ट्स निकालने वाले आप लोग खुद बनेंगे डेटा एनालिसिस्ट। ठीक है, आगे रेगुलर ऑडिट्स। आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर रेगुलर ऑडिट मारना पड़ेगा। ऑडिट से मतलब क्या होता है, देखरेख। रेगुलर का मतलब रोजाना, डेली। आप रोजाना चेक करेंगे कि यार मेरी किसी इन्वेंट्री के अंदर कोई चीज खत्म तो नहीं हो गई। और रियल मी कह रहा हूं, ट्रस्ट मी, कि जब भी आपके पास कोई चीज आपके बिजनेस में खत्म हो जाती है और कस्टमर आपके सामने खड़ा होकर डिमांड कर रहा है, तो एम्बेरसमेंट होती है बहुत ज्यादा कि यार ये क्यों नहीं है मेरे पास। और जब वो वही शॉपर अगली दुकान से ले जाता हुआ आपको नजर आएगा, फिर एम्बेरसमेंट कम और जलन ज्यादा होती है। ठीक है, सो कोशिश करो, क्या करो, इन्वेंट्री को मैनेज करो अच्छे से और प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रैक करते रहो अपनी इन्वेंट्री को, ताकि आपके पास कोई भी ऑडिट के अंदर कोई भी एक एट्रीब्यूट मिस ना रहे। अगला, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो आपका सप्लायर है, जो आपको सप्लाई करता है क्या इन्वेंट्री आपकी, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को भी अस्तवार रखो। वाबस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बहार रख। ठीक है, नहीं सही है, यही है, इतना ही है, इतना ही है ना हमजा, इतना ही है, इससे आगे भी कुछ था, आगे वाला मुझे याद नहीं आ रहा। वाबस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बहार रख, बस। इससे भी पहले क्या है, याद है? चलो छोड़ो, खैर हमारे काम का यही था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। सेफ्टी स्टॉक मेंटेनेंस। आपने अपने स्टॉक की मेंटेनेंस भी करनी है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। ये ना हो इतना करोड़ों का माल ला के बारिश में फेंक दो, करोड़ों का माल ला के तेज धूप में फेंक दो, कस्टमर के पास जाए तो वो डेयरी मिल्क क्या हुई भी हो, फसका, किसी भी काम की ना हो, तो क्या फायदा वो डेयरी मिल्क बेचने का। ठीक है, सो इस तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्ट के मुताबिक देखो, चेक करो कि भाई क्या चीज खत्म होने वाली है और कितनी डिमांड में वो अब हमें चाहिए। ठीक है, तो डिमांड फोरकास्टिंग में आएगा। उसके बाद जी जस्ट इन टाइम जीआईटी इन्वेंट्री सिस्टम। इसके अंदर वो चीजें आती हैं जो सिर्फ इस वक्त ज्यादा बिक रही है और आपने ला के रखी हुई है। जस्ट इन टाइम, ट्रेनिंग स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ का भी होना जरूरी है आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। अगर बड़ा बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस खत्म हो जाता है यहां से चल के वहां तक, सो इतनी बड़े बिजनेस के लिए आपको बंदे रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, आगे जी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, गलतियों से सीखेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को भी मॉनिटर करना है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं कि मैं किस पॉइंट पे कैसे जा रहा था और अब मुझे आगे क्या करना है। अगला आता है जी व्हाट इज FIFO इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब इसका मतलब बताएं मुझे। जो चीजें पहले आ रही हैं उनको पहले ही बेच दो, इंतजार ना करो कि वो चीजें रख के पहले पुरानी बेचूं फिर नहीं ये वाली बेचूं। सो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। अगला आता है जी हमारे पास कौन सा, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपके पास कोई चीज है वो मोस्ट प्रोबेबली खराब होने के बहुत करीब करीब है, एक्सपायरी डेट के करीब, आपने कहा भाई इसको निकाल निकाल फटीक दे देगी, तो क्या हो गया? आप लोगों ने तो मुझे कहा कि सही कह रहे हैं, क्या है इसका मतलब?
लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब कि आपने वो चीज पहले बेचनी है जो आपके पास सबसे आखिर में आई थी, यानी बहुत पहले से आके पड़ी हुई है और उसको पहले बेच दिया। और एक और इससे पीछे वाला सिनारियो, उसी वक्त लाए उसी वक्त बेच दिया। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आता है। ये सिर्फ तब आता है जब आपके गुड्स की कंडीशन आप देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर वो रखने के मुताबिक है तो ठीक है, अगर वो रखने के मुताबिक नहीं है तो फिर आप उनमें से इन दोनों में से कोई एक रूल अप्लाई करेंगे। दोबारा उल्टा बोला है, सीधा करो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, जो आखिर में आया फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको निकाल दिया, तो पीछे वाला। ओके गुड, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोटे मोटे पॉइंट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप जब आप एनालिसिस करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें करेंगे? अंडरस्टैंड बेसिक्स, उसके बेसिक्स को समझेंगे। कॉमन साइज एनालिसिस, उसके साइज स्ट्रक्चर को देखेंगे। रेशियो एनालिसिस, उसमें से रेशियो के मुताबिक अगर कोई पॉइंट आउट बाहर आते हैं, ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड का मतलब कि पिछले मामलात क्या चल रहे थे और अब क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो ट्रेंड एनालिसिस में आएगा। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस, कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, उनके एनालिसिस कैसे चल रहे हैं और अब आपका कैसे जा रहा है, तो ये कंपैरेटिव में आएगा। कैश फ्लो एनालिसिस, कैश कितना इन और आउट कर रहा है, ठीक है, कितने सिस्टम्स के अंदर, वो कैसा है, तो वो कैश फ्लो एनालिसिस में आएगा। क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, आपकी अर्निंग की क्या क्वालिटी रह रही है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी चल रही है अर्निंग की या बैड क्वालिटी पे जा रही है, अच्छा प्रॉफिट या बैड आमतौर पे, या अच्छा प्रॉफिट मार्जिन या बैड प्रॉफिट मार्जिन, ये आपको डिस्कस करना है इसमें। उसके बाद है रिस्क असेसमेंट, कोई रिस्क अगर आपको लेना है किसी भी किस्म का, जो आप जिसके बारे में श्योर नहीं है और आप उस काम को करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि फ़ायदा है या नुकसान है, तो उसके बारे में भी एनालिसिस करना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रखा गया है। उसके बाद नंबर 9 डू पॉइंट एनालिसिस, ठीक है, इसमें डीकम्पोजिंग की बात की जाएगी किसी भी प्रॉफिट के अंदर आने वाली रिटर्न की। उसके बाद सिनारियो एनालिसिस, सिनारियो एनालिसिस के अंदर आपके करंट बिजनेस के अंदर सारे मामलात के ऊपर क्या क्या एट्रीब्यूट चल रहे हैं, क्या सिनारियो चल रहा है, ये उसका एनालिसिस। और इसकी जो आपके पास समरी बन के आएगी, उसका यही मतलब होगा कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इन सब का ज़रूरी इन सब पे काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, ये इस पे काम करते रहेंगे सो एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, अच्छी हेल्थ कंपनी की फाइनेंशियली आपके सामने आती रहेगी। अदरवाइज कुछ चीज़ें अगर आपका लैक आना शुरू होगा सो वहाँ पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपनी एट्रीब्यूट्स को लूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो ये आपके मैंने समझ लो कि जो पिछले 3 वीक्स थे वो यहाँ पे भी पूरे हो चुके हैं अगेन रिवीजन के साथ। कल के दिन में इंशाल्लाह आपकी होगी एक अदद प्रेजेंटेशन और उसके बाद जो नेक्स्ट डे हमारा होगा हफ्ते का उसमें एक प्रोजेक्ट और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक असेसमेंट।